गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा जी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो हमने इससे पहले देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्चुअल में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये किस तरीके का एक प्रोसेस है, इसका क्या मैकेनिज्म है और एक्चुअल में ये हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। तो देखिएगा, सीधी सी बात यह है कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्रीथ करने के लिए, ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन मीन्स क्या हो गया कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स क्या करता है, O2 को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। अब ये O2 कहाँ से आती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। ऑक्सीजन तो आपके आसपास के एरिया से, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठिए, वॉक कीजिए, ताकि आपको एक शुद्ध एयर में से शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और बॉडी की सेल को ऑक्सीजन जा सके। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप तो ऑक्सीजन ले रहे हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? भाई आप तो बॉडी में ऑक्सीजन ले रहे हो ना, तो ये CO2 कहाँ से आ रही है? अब एक्चुअल में क्या होता है कि आपके बॉडी की सेल क्या करती है, अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन करती है, कुछ ना कुछ फंक्शनिंग होती है और एनर्जी बर्न होती है, लॉस होती है, उससे क्या जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, ब्लड के अंदर मिक्स। ब्लड किसको दे देता है, हार्ट को, और हार्ट किसको दे देता है, लंग्स को, और लंग्स के थ्रू फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, वापस हार्ट को देता है, और हार्ट फिर वापस ब्लड को दे देता है। इस तरीके से एक ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू। तो आपका रेस्पिरेशन क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अपन देखते हैं सेकंड नंबर पे कि दे प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये कॉमनली नोन एज क्या है भाई, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जितनी भी आपकी बॉडी की सेल को ऑक्सीजन देने का काम करता है वो सिस्टम है जी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो अब इसको थोड़ा सा अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये भाई रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और इसके अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनसे मिलकर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार होता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं नेजल कैविटी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, नेजल कैविटी है, नोज है, ठीक है ना। अब नोज के थ्रू क्या होता है, नोज के थ्रू आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन, और आपको पता हो तो नोज राइट एंड लेफ्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है, और जो डिवाइड करने वाली चीज है उसको क्या बोलते हो, ये जो डिवाइडेशन हो रही है इसका क्या नाम है, सुना है कभी नाम ये, सेप्टम, है ना। ये क्या करती है, आपके राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देती है नोज को। अब नोज के अंदर आपको पता हो तो छोटे छोटे हेयर होते हैं, उन हेयर का क्या काम, हेयर का काम है कोई भी डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देगा, कोई फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देगा, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है उसको भी रोकने का काम करते हैं। तो हेयर आपके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अब देखते हैं नोज के बाद में क्या आ जाता है जी, ओरल कैविटी, ठीक है, इसके अंदर, और फिर एक आ जाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स का मैंने बार बार बताया है आप लोगों को, एक ही चीज बार बार बताई है कि भाई फेरिंग्स में बोथ पाथवे है, एयर एंड फूड, ठीक है। अब आ जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स ऑल्सो नोन एज ए साउंड बॉक्स एंड लेरिंग्स ऑल्सो नोन एज ए विंड पाइप, ओके। तो आपके जो साउंड के लिए जो मैं ये बोल रहा हूं ना, ये कहां से आवाज निकल रही है, लेरिंग्स से, ठीक है ना। अब एक लेरिंग्स मेल और फीमेल के अंदर थोड़ा सा लेरिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है कि भाई देखो फीमेल की आवाज थोड़ी सी कंपेयर देन मेल पतली होती है, तो लेरिंग्स में भी क्या होगा, थोड़ा सा इसका साइज फीमेल में छोटा होता है, नहीं पतला कह सकते हो आप, छोटा तो नहीं कह सकते, पतला, और थोड़ा सा मेल के अंदर थोड़ा सा थिक होती है, बड़ी होती है। उस वजह से क्या हो जाएगा, मेल की थोड़ी सी आवाज मतलब थिक आती है, बड़ी आती है। उसके बाद में क्या आ जाता है जी, ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया के बाद में आ जाते हैं लंग्स, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ठीक है ना। अब ये जो लंग्स है
आपको पता हो तो बॉडी में कितने लंग्स होते हैं? 2 होते हैं, इस साइड वाला राइट और इस वाला लेफ्ट। अब देखिएगा लेफ्ट वाले में कितने लोब होते हैं, राइट वाले में कितने लोब होते हैं? तो राइट वाला थोड़ा सा साइज में भी क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस बनता है कि भाई आपके लंग्स में किसकी साइज बड़ी होती है, राइट या लेफ्ट की? क्यों होती है, कारण अभी बताया, 3 लोब होते हैं। अब 3 लोब होगा तो थोड़ा सा साइज तो बड़ा होगा ही, तो 1 2 3, और इधर होते हैं आपके 2 लोब, 1 और 2। चलो आगे अपन देखते हैं कि भाई ट्रेकिया हो गया, लंग्स हो गए, फिर आ जाता है आपके राइट लंग, मिडल लोब है ना, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। और इसके इस साइड में होता है आपका एक तो इंफीरियर होता है और एक सुपीरियर होता है, मिडल नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, मिडल नहीं होगा, सुपीरियर और इंफीरियर लोब होगा। अब आ जाता है आगे आपके डायाफ्राम, और लंग्स के आसपास में एल्वियोलाई भी होती है बहुत सारी, ठीक है ना। अब एल्वियोलाई का काम क्या है, पूरी बॉडी की सेल को ऑक्सीजन देने का काम उन्हीं का होता है, ठीक है ना। तो लंग्स से फिर वो एल्वियोलाई ऑक्सीजन को लेती है, ब्लड सेल को दे देती है, ब्लड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, लंग्स को दे देगी। इस तरीके से एक साइकिल पूरी की पूरी बनती हुई चलती है। अब हम आगे देखते हैं इस डायग्राम में कि एक्चुअल में आपने पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज नाम सुना होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जब भी पढ़ा हो तो इन 2 चीज़ों का नाम सुना होगा। अब मुझे बताओ, यहां से एक क्वेश्चंस बनता है, अच्छा आर्टरीज क्या है और वेन्स क्या है? सुना है कभी नाम? क्या होता है आर्टरीज में, क्या होता है और वेन्स में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो बताओ ये आर्टरीज और वेन्स है क्या? किस में होता है इम्प्योर और प्योर? आर्टरीज में होता है प्योर ब्लड विथ ऑक्सीजन, ओके। वेन्स के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। अब आर्टरीज को हिंदी में कहते हैं धमनी, वेन्स को हिंदी में कहते हैं सीरा, ठीक है ना। तो धमनी क्या करती है, कैरी करती है प्यूरिफाई ब्लड, और वेन्स क्या करती है, कैरी करती है अनप्यूरिफाइड ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिएगा आर्टरीज का काम क्या था, हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। वेन्स का काम क्या है, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके, अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करेगा, हार्ट को देगा, और हार्ट फिर लंग्स को देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है जी, क्या पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है? अभी आर्टरीज और वेन्स है ना, तो ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? अभी बताया था मैंने, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। शुद्ध ब्लड करेगी पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स अशुद्ध, तो यही तो बात है ना। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स ये 2 अपवाद है, समझ गए ना। क्योंकि ये 2 अपवाद है, ये क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट फंक्शन करते हैं आर्टरीज और वेन्स के। ये भी समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पल्मोनरी आर्टरीज कैरी आउट ऑफ ब्लड, वहां पे लिख देगा प्यूरिफाई ब्लड, अनप्यूरिफाई ब्लड, आप सब प्यूरिफाई करके आओगे यार, आर्टरीज है ना। लेकिन ये 2 अपवाद है ना। तो अपवाद में क्या है, जैसे अपवाद क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। देखो ये है आपका लंग्स, समझ गए। अब लंग्स में क्या होता है, जैसे ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, हार्ट से होती है कनेक्ट, ठीक है, हार्ट से कनेक्ट होगी, हार्ट से शुद्ध ब्लड पल्मोनरी वेन लेगी और लंग्स को देगी, ठीक है ना। अब लंग्स क्या करेगा, उसको प्यूरिफाई करेगा, और पल्मोनरी आर्टरीज उससे होती है लंग्स से वापस कनेक्ट, और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, अशुद्ध ब्लड कहां पे जाएगा। जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा अपोजिट बता दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हार्ट से कनेक्ट, यहां पे जैसे मान लो कि हार्ट है, ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा कि अशुद्ध ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरीज किसको देगी, इनको देगी, लंग्स को। पहले तो लंग्स क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन मिक्स करेगा, ब्लड हो गया शुद्ध। अब किसको देगा, पल्मोनरी वेन को देगा। तो यहां पे फिर कैरी क्या हो गया, शुद्ध ब्लड कैरी हो गया ना। फिर ये क्या करेगा, हार्ट को दे देगा। इस तरीके से कि पूरी की पूरी चेन कंटिन्यू अपनी बॉडी में चलती रहेगी, ठीक है। तो लंग्स, अगर आपसे कोई पूछे ना कि लंग्स का फंक्शन क्या है, आप क्या बता सकते हो, क्या करता है लंग्स, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। और क्या करता है, इसके अलावा और कुछ काम होता है क्या?
देखो लंग्स अगर प्रॉपर तरीके से सही है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। क्यों रहता है? अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा ना। बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो लंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होने जरूरी है। तो लंग्स अगर खराब हो जाते हैं ना तो फिर आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और फिर आप बहुत ज़्यादा बीमारियों के शिकार हो जाते हो। अब ये डायाफ्राम क्या करता है भाई? ब्रीथिंग, जब ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं ना तब ये क्या करते हैं? उसके ऊपर नीचे करने का हेल्पफुल होते हैं। एक ये देख लो आप, ये है हिंदी में क्या बोल सकते हो आप उनको, मतलब वो होता है ना कि भाई पुश करना और खींचना और धक्का देना, वही वाला इसका काम है डायाफ्राम का, ठीक है ना। और कोई ज़्यादा इसके फंक्शन है नहीं। चलो आगे अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या हो जाता है जी? फर्स्ट स्टार्टिंग होती है नोज से, फिर आ जाता है फेरिंग्स, फिर आ जाते हैं विंड पाइप। विंड पाइप में दो चीज़ें हैं, लैरिंग्स और ट्रेकिया, और फिर आ जाता है फोर्थ नंबर पे लंग्स और एल्विलोई। ओके, तो छोटा सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं नोज। नोज का मैंने अभी आपको बताया था कि भाई नोज राइट और लेफ्ट दो में डिवाइड है, और जिसको डिवाइड करने वाला, सेपरेट करने वाला है, उसको बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। तो ह्यूमंस हैव एक्सटीरियर नोस्ट्रिल्स में, तो मेरे हिसाब से तो सभी एनिमल्स के अंदर नोज बाहर ही होता है, ठीक है ना। एक फिश को छोड़ के, फिश में नोज नहीं होता, गलफड़े होते हैं शायद, ठीक है। तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विच आर डिवाइडेड बाई फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कॉल्ड दी सेप्टम। देखो नाम आ गया ना। ये क्या करता है? सेपरेट करता है राइट एंड लेफ्ट के अंदर। दिस इज स्ट्रक्चर दी सेपरेट द राइट नोस्ट्रिल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, द हेयर फॉलिकल्स दैट कवर द इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नोस्ट्रिल। जो आपके इंटीरियर लाइनिंग होती है ना, वहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करके रखते हैं? कवरिंग करके रखते हैं। नोस्ट्रिल एक्ट एज द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फॉरिजन पैथोजेंस। अब ये जो हेयर होते हैं ना, इनका काम क्या है कि जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट एक डिफेंस बना देगा, ताकि अब पैथोजन क्या होते हैं सबको पता है? क्या होता है पैथोजन? तो अभी तो हाँ पता है, गांठ कैसी है यूं। अब देखो पैथोजन, पैथोजन का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में जाएंगे और आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां कर देंगे, उनको क्या कहते हैं? पैथोजन, ठीक है ना। अब कोई नाम सुनोगा ना, पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी लैब में क्या होता है? क्या होता है पैथोलॉजी लैब में? अरे पैथोलॉजी लैब में क्या होता है? टेस्ट होते हैं ना भाई, किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए। अब वो बीमारी का पता कैसे लगाएंगे? डिटेक्ट करेंगे भाई कौन से बैक्टीरिया ने ये बीमारी फैलाई है, कौन से वायरस ने ये बीमारी फैलाई है, कौन से प्रोटोजोआ ने बीमारी फैलाई है, ठीक है ना। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स फॉर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया ही पैथोजन है, अपनी बॉडी में भी तो बैक्टीरिया है ना, दही में भी बैक्टीरिया होते हैं। अब उसको आप पैथोजन थोड़ी कह सकते हो। कह सकते हो क्या? क्यों कहेंगे भाई? हाँ, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं। चलो दही में बताओ कौन सा बैक्टीरिया होता है? हाँ, तो ये लैक्टोबैसिलस क्यों आपके लिए अच्छा है? लैक्टोबैसिलस क्यों अच्छा है? क्या करता है ये अपनी बॉडी में जाके? दही क्यों खाते हो? नहीं, टाइम पास वास्ते? चलो ठीक है, फिर तो पता करके आना लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल क्यों है। उसके दो तीन चीजें पता करके आना, ठीक है। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का सबसे पहला काम होता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर जो फैट वेट होता है ना, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और भी है इसके फंक्शंस, देख के आ जाना आप लोग। चलो आगे देखते हैं अपन। फर्दर मोर दे प्रोवाइड एडिशनल ह्यूमिडिटी और फॉर इनहेल्ड एयर। और ये थोड़े से ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हो क्या? उमस, नमी, वो भी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड पे अपन देखते हैं जी फेरिंग्स। फेरिंग्स नाम आते ही एक चीज लाइन याद रखनी, बोथ पाथवे इन एयर एंड फूड। तो द नेजल चैम्बर्स ओपन अप इनटू वाइड होलो स्पेस कॉल्ड द फेरिंग्स। इट इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड।
इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप। अब ये जो फेयरिंग्स होता है ना, इसका मेन काम क्या है, क्या करता है ये कि जब आप खाना खा रहे हो तब ये हेल्प करेगा विंड पाइप में जाने से, और जब आप श्वसन कर रहे हो तो फूड पाइप में एयर जाने से। तो दोनों का ये मतलब हेल्प करता है आपका फेयरिंग्स, ठीक है ना, इसीलिए ये फेयरिंग्स है। एपिग्लोटिस, अब देखिएगा फेयरिंग्स के जस्ट पास में होता है एपिग्लोटिस। कल मैंने पूछा था फंक्शन इसका, पता करके आए एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है, क्वेश्चन पूछे थे ना मैंने, नहीं पूछा, नहीं पूछा, चलो मैं बता देता हूं। देखो एपिग्लोटिस का काम क्या है। एपिग्लोटिस एक मान चलोगी फूड पाइप और एयर पाइप के बीच में एक लेयर बना के रखता है, ठीक है ना। जब आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तब उस समय पहले कहते थे ना कि यार खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, बोलते थे ना कि भाई बात करने से क्या होता है, वो खाने का दाना अगर एयर पाइप में चला गया तो हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप जबरदस्ती बात करते जाओगे, खाना खाते जाओगे, तो फिर ये एपिग्लोटिस ही बेचारा कुछ नहीं करेगा, है ना। फिर इसको तो मजबूरी में ओपन होना पड़ेगा, और ओपन होएगा तो वो खाना अंदर जाएगा, और एयर पाइप में अगर वो चला गया तो फिर अब एयर पाइप के अंदर प्रॉपर अगर एयर नहीं जाएगी तो फिर वो हिचकी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी एक मैसेज दे रही है कि ये एयर अंदर जा ही नहीं रही है, तो फिर वो हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हिचकी आना आपको स्टार्ट हो जाएगा, और आपको एक साइन देगा कि आपके फूड पाइप में कुछ नहीं, फूड पाइप के एयर पाइप के अंदर कोई फूड पार्टिकल चला गया है। और हम क्या सोचते हैं कि कोई याद कर रहा है मुझे, ठीक है, पर कोई याद नहीं करता है, ठीक है। किसको टाइम है याद करने का। द एपिग्लोटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज विच सर्वेज ए स्विच बिटवीन द, अभी एक स्विच बना हुआ होता है, स्विच का मतलब आप समझते ही हो, स्विच बिटवीन द लैरिंग्स एंड इसोफेगस। इसोफेगस और लैरिंग्स के बीच में एक स्विच होता है, तो ये अलाउ करता है पैसेज ऑफ एयर इनटू लंग्स एंड फूड इन द, कि भाई जब आप खाना खा रहे हो ना तो ये फूड पाइप को ओपन करेगा ताकि खाना अंदर जा सके। अब एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि भाई आजकल 90% या फिर 90 से अबव ही है लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है ना। कारण क्या है, गैस बनने का बहुत ज़्यादा कारण क्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्यों होती है सबसे ज़्यादा। एक्चुअल में गैस्ट्रिक बनने का कारण यह है कि सबसे पहले तो जो अपन चपाती वपाती खाते हैं ना, आजकल बन रही है गैस पे, सीधा सीधा केमिकल जा रहा है उस पर। एक तो फर्स्ट कारण वो हो गया। सेकंड कारण क्या है, आजकल हम क्या करते हैं, खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं लोग, पता नहीं कहाँ जाना है। पहले के टाइम जब खाना खाने बैठते थे ना तो मिनिमम मान चलो आप 30 से 35 मिनट लगाते थे, आजकल तो 2 मिनट नहीं होती और खाना खा के रवाना। जैसे अभी मैं खा के आया हूँ, 5 मिनट के अंदर खाना खाया, वापस निकला, गाड़ी पे बैठा और यहाँ पे, ठीक है। तो कारण यही तो है कि भाई आप जल्दी जल्दी जब खाना खाते हो तो उसके साथ में एयर जाती है, और एयर जाती है ना वो स्टमक में चली जाती है, ठीक है ना। अब क्या होता है जब खाना खाते हैं तब वो स्टमक का एक स्विच होता है, वो ओपन होता है और खाना जाएगा, साथ में एयर भी जाएगी। जल्दी जल्दी खा लिया, वो स्विच बंद, साथ में एयर भी बंद, फिर वो गैस बनेगी। धीरे धीरे खाना खाते हैं ना 20 मिनट 25 मिनट, तो वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे खाना खाते रहोगे वो वापस खाने का दाना जाएगा, वापस ओपन होगा, गैस बाहर निकलेगी, वापस जाएगी, बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से वो प्रॉपर गैस पहुंच नहीं पाती है अंदर। लेकिन 5 मिनट में खाना खाते ही जितनी गैस जानी थी गई, अंदर ही रह गई, और फिर पेट फुला फुला सा रहता है। फिर कहते हैं कि मैं तो खाने पीने वाले घर से हूँ भाई, है ना। तो वो सारा गैस का कमाल है, वो फ्री में मिलती है, नेचर ने हमें फ्री में दी है, ठीक है। तो पहले आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि पानी भी बिकेगा। तो आने वाले 20-30 सालों में आप भी नहीं सोच सकते कि ये ऑक्सीजन भी बिकेगी, बिक भी रही है ना। कोविड में तो खूब बिकी थी। क्यों बिक रही है, कारण क्या है, प्लांट लोग लगा नहीं रहे। प्लांट को काटते जाओ, घर बनाते जाओ, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। फिर ऑक्सीजन खरीदना 1 लीटर, कि भाई 1 लीटर का 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये देते रहना, और घरों में एक एक मास्क लगा के ऑफिस जाना, वापस आना। 20-30 साल बाद में देखना यही सिस्टम होने वाला है। चलो अब हम देखते हैं विंड पाइप की ओर चलते हैं, ठीक है। विंड पाइप में 2 चीजें हैं, कौन से, लैरिंग्स और ट्रेकिया। इट स्टार्ट विथ slit like aperture called glottis which guarded by elastic
कार्टिलेजिनस फ्लैप और लिड कॉल्ड एपिग्लोटिस। अब देखो एपिग्लोटिस का अपन ने फंक्शन देख लिया, क्या करता है ये, फूड पाइप में अगर फूड जाना हो तो उसको अलाउ करता है, और एयर पाइप में अगर एयर जानी हो तो उसको अलाउ करता है, दोनों को सेपरेट करके रखता है ये, ठीक है ना। अगर आप एपिग्लोटिस को कंफ्यूज करोगे तो फिर ये भी कुछ नहीं करेगा, फिर आप खाना खाते समय बातें करते जाओगे तो एयर भी डालेगा, और खाने का दाना अगर एयर पाइप में चला जाता है तो फिर आपको हिचकी विचकी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन क्या होता है भाई, द मेन फंक्शंस ऑफ एपिग्लोटिस इज टू सील ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग ईटिंग। जब आप खाना खा रहे हो ना तो विंड पाइप को थोड़ा बंद रखने का काम करता है ये, सो दैट फूड इज नॉट एक्सीडेंटली इनहेल्ड। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कि आप कोई अचानक से खाना खा लोगे, है ना, थोड़ा सा बैठोगे आराम से तसल्ली से खाओगे ना। द एपिग्लोटिस ऑल्सो हेल्प विथ सम एक्सपेक्ट ऑफ साउंड प्रोडक्शंस इन सर्टेन लैंग्वेज। अब देखिएगा एपिग्लोटिस इसमें भी हेल्प करता है कि अगर आप अलग अलग मिमिक्री सुनी है कभी किसी की, अक्षय कुमार की निकाल लेता है, शाहरुख खान की निकाल लेता है, उसमें भी हेल्प करता है ये एपिग्लोटिस। लेकिन हम लोग एपिग्लोटिस का कभी इतना यूज करते नहीं है। तो ये जो मिमिक्री करने वाले लोग हैं ना, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज निकालनी है, कोई बिल्ली की लैंग्वेज निकालता है, कोई घोड़े की निकालता है ना, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ऑल्सो हेल्प विथ सम एक्सपेक्ट ऑफ साउंड प्रोडक्शंस इन सर्टेन लैंग्वेज। तो इसका भी ध्यान रख लेना है, इससे पहले आपने कभी ये सुना नहीं होगा। अब देखिएगा फर्स्ट देखते हैं अपन विंड पाइप में लैरिंग्स। लैरिंग्स ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। जो ये मैं बोल रहा हूं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, लैरिंग्स है आपका, ठीक है। तो द टू कार्टिलेजिनस कॉर्ड्स ले फ्रेमवर्क ऑफ द लैरिंग्स, इट इज फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द नेक। अब देखिएगा लैरिंग्स कहां पे होती है, फ्रंट ऑफ द नेक। नेक कहां है, ये है नेक, ये है ना। अब ये कह रहा हाँ ये है, नेक गर्दन होती है, अब ये कह रहा हाँ ये है, गजब। नेक एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वोकल्स एज वेल एज एडिंग रेस्पायरेशंस। अब देखो फ्रंट, नेक के फ्रंट में आपका ये होता है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए जी, बात करने के लिए, वोकल्स के लिए, आवाज, है ना। हैंस इट इज ऑल्सो इनफॉर्म कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, और इसको आप वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हो। व्हेन फूड इज, जैसे ही आप खाना खाते हो, ए फ्लैप कॉल्ड इज एपिग्लोटिस फोल्ड ओवर द टॉप ऑफ विंड पाइप एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लैरिंग्स। और ये जो एपिग्लोटिस होता है जी, ये क्या रहता है, एक स्विच बन के रहता है कि जब भी खाना खाओ तो एयर पाइप में नहीं जाने देगा, और जब आप नेचुरली एयर ले रहे हो तभी एक बार फूड पाइप में जाने से भी रोकता है। अब देखते हैं आगे ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या करता है जी, द ट्रेकिया और द विंड पाइप राइज बिलो द लैरिंग्स एंड। ये क्या होता है, लैरिंग्स के जस्ट नीचे। मूव डाउन टू द नेक द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, सी शेप्ड, मान लो आप सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स टाइप्स का होता है, और विच गिव हार्डनेस टू द ट्रेकिया एंड मेंटेन बाय कंप्लीटली एक्सपेंडिंग द ट्रेकिया एक्सटेंड फर्दर डाउन इनटू द ब्रिस्ट बोन एंड स्प्लिट इनटू टू ब्रोंकाई, वन फॉर ईच लंग्स। अब देखिए ट्रेकिया फाइनली ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ब्रोंकाई फिर छोटे 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 ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक इनका काम होता है। अब इसके बाद में क्या आता है, लंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर लंग्स का आपको एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स, ठीक है ना। तो अब लंग्स के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन डिटेल्स में देख लेंगे लंग्स को, कि एक्चुअल में लंग्स का एनाटॉमी क्या, फिजियोलॉजी क्या, और इसके फंक्शन क्या क्या है, और ये लंग्स का एक्चुअल में बॉडी में काम करने का तरीका क्या है, इस चीज़ को समझते हैं अपन। तो सबसे पहले लंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि लंग्स आर क्या होते हैं, स्पॉन्जी। स्पॉन्जी क्या होता है भाई, स्पॉन्जी रसगुल्ले खाए हैं एकदम, एक तो वो होते हैं बीकानेरी वाले रसगुल्ले, वो तो शक्कर के होते हैं, नहीं, स्पॉन्जी होते हैं एकदम स्पंज। तो इस टाइप का होता है ये आपका, है बंगाली अलग होते हैं रे, स्पॉन्जी रसगुल्ले अलग होते हैं। जाके आज खाना और कल मेरे लिए लेकर आना 2-1 पीस, ठीक है। एक होता है आपका ये जो लंग्स होता है ना, पिंकिश कलर का होता है, पिंक नॉर्मली, ठीक है। पेयर्ड, अब पेयर में होते हैं ये, पेयर किसको कहते हैं, जोड़ा, ठीक है। हाईली वस्कुलराइज एंड फाउंड इन चेस्ट कैविटी, और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, चेस्ट कैविटी, ठीक है ना।
वस्कुलराइज, हाईली वस्कुलराइज का मतलब, वस्कुलर का मतलब तो ये है कि जैसे कि भाई इसका शेप है ना, ये मान लो आप लंग्स का शेप कैसा होता है, इस टाइप से। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हो आप? इसका 3D डायग्राम देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वस्कुलर का मतलब होता है ये इस टाइप से होते हैं, थोड़े से, मतलब एकदम यूं फ्लैट थोड़ी ना होते हैं लंग्स, हाँ यूं। इसको आप क्या कहते हो हिंदी में? और वस्कुलर को हिंदी में डाल के देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा राइट और लेफ्ट। राइट के अंदर कितने हैं लोब्स? 3 लोब्स है। कौन से? सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। और इस साइड में 2 लोब हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर लोब। अब आपको पता है कि राइट वाला थोड़ा सा साइज में ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। आगे देखते हैं अपन राइट लंग्स। द लंग्स ऑन योर राइट साइड इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, ठीक है ना, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। इट इज शॉर्टर देन योर लेफ्ट लंग बट ऑल्सो वाइडर देन योर लेफ्ट। बोथ ऑफ योर लंग्स आर कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड, अब देखो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? प्लूरल टिश्यू, ठीक है ना। तो एक वो मतलब ये देख लो आप, हर बॉडी के ऑर्गन के ऊपर एक ना एक लेयर होती है जो एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब देखिएगा लेफ्ट लंग कौन सा होता है, और इसमें क्या क्या होता है कि योर लेफ्ट लंग्स हैज 2 lobes, द सुपीरियर एंड इन्फीरियर। योर लेफ्ट लंग्स इज स्मॉलर देन द राइट बिकॉज योर हार्ट इज, वेयर इज मिडल लोब ऑन योर लेफ्ट लंग वुड बी। अच्छा, इस साइड के अंदर क्या होता है? हार्ट होता है। और मतलब हार्ट किसी के राइट साइड में भी होता है क्या? क्यों नहीं होता? पर हार्ट जिसके राइट साइड में होता है वो रेयर केस में मिलते हैं ऐसे बंदे, ठीक है ना। मतलब ये मान लो आप 100 में से 2-3 मान लो, उनमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। योर लेफ्ट हैज 2 parts that your right lungs does not have, the cardiac notch and the linguala and extensions of superior lobe। अब देखिएगा इस साइड में क्या होता है कि भाई जो आपका मिडिल साइड में होता है ना, वहाँ पे तो क्या हो जाता है? हार्ट कवर कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लोब ही है, ठीक है। और इस साइड में 3 लोब होते हैं। अब देखते हैं अपन लंग्स के फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है? लंग्स क्या काम करता है? लंग्स एंगेज इन फिल्टरिंग स्मॉल ब्लड क्लॉट एंड एयर बबल्स। अब क्या करता है? अगर ब्लड के अंदर कोई एयर बबल्स आ गई है, उसको फिल्टर करने का काम करेगा, उसको ले लेगा, ठीक है ना। और कोई अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, उसको भी फिल्टर करने का काम कौन करता है? एयर बबल्स तो कब आती है? जैसे कोई ट्रांसफ्यूज किया ब्लड का, हाँ हाँ, रक्तदान मान लो, ब्लड डोनेट मान लो, या फिर एयर बबल्स ज़्यादातर आप क्या करते हो? जैसे सुबह सुबह अपन कोई मेडिटेशन योगा करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों को देखना कि माउथ से शुरू हो जाते हैं। अरे यार, माउथ से तो एयर लेना बहुत ख़राब चीज़ है। क्यों है कि माउथ से जितनी ज़्यादा एयर लोगे डायरेक्टली स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाके गैस बनेगी। जितनी कोशिश हो सके नोज से ही एयर लो आप, ताकि वो आपके स्टमक में एंटर ना करे, डायरेक्टली नोज डायरेक्टली ब्लड के अंदर दे देगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे, इट कैन एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर हार्ट इज इंस्टेंस ऑफ मिल्ड कोलिसोन। अब देखिएगा कभी कभार आपका हार्ट थोड़ा सा क्या करता है? काम करना क्या कर देता है? कम कर देता है, या फिर काम करना थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है। उस समय ये लंग्स क्या रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए है? कि प्रॉपर तरीके से ब्लड को ऑक्सीजन देगा, और जब प्रॉपर तरीके से ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगी तब वो हार्ट में जाएगी। अब देखो हार्ट का काम करना कम क्यों होता है, इसको समझो पहले तो। हार्ट आपका, कहते हैं ना यार हार्ट अटैक आ गया, क्यों कहते हैं? क्या होता है हार्ट अटैक? अरे यार आता क्यों है? काम करना तो सबको ही पता है फिर। अब देखो हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? मेन कारण है कि जो ब्लड वेसल्स है ना, उसके अंदर जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पा रहा है? सप्लाई नहीं हो पा रही है। और जब प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, तब क्या नहीं हो पाता है? हार्ट के पास में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। और हार्ट को क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, और हार्ट का ईंधन क्या है? ब्लड है। अगर ये ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, तब हार्ट क्या करता है? कुछ समय के लिए तो बहुत तेज 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 काम करेगा, कोशिश करेगा जितना ईंधन मैं ले सकूं,
फिर उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है ना, थक जाएगा वो, थकने के बाद में फिर वो या तो थोड़ा सा फेल हो जाता है या फिर पूरा ही कंप्लीटली फेल हो जाता है। और जब कंप्लीटली फेल हो जाता है तो इंसान भी फेल हो ही जाता है। और सेकंड चीज में हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उस समय भी आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और फिर हार्ट से रिलेटेड समस्याएं आती है। तीसरा नंबर कारण क्या है? स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिटी होना, गैस बनना। अब जब स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी होगी, गैस होगी, तो चेस्ट पेन करेगा, और जब चेस्ट पेन करेगा बहुत ज्यादा तो कार्डियक मसल्स के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, और जब कार्डियक मसल्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है तो और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना। तो मेनली 3 कारण ही है। एक कोलेस्ट्रॉल लेवल भी है। अभी कोलेस्ट्रॉल क्या समस्या करता है भाई? कोलेस्ट्रॉल ये समस्या करता है कि ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है डायग्राम, है ना, ये डायग्राम है, मान लो कि ये आर्टरीज है या वेन्स है, ठीक है। अब यहां से ब्लड पूरा पूरा जा रहा है तो इसको पूरी पूरी जगह मिली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा लिया भाई, चबा के, मतलब फास्ट फूड में एग्जांपल्स ले लो, या फिर जो डाल्टा वाल्टा घी भी आता है उसको वो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हो लगा के डाल्टा घी देते हैं, आप लोगों को देसी कहाँ पड़ा है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से जमा हो जाता है ब्लड वेसल्स में। समझ गए? अब क्या करेगा कि ब्लड को सप्लाई होने के लिए, पहले तो इतनी जगह थी तो ये क्या करता था, प्रॉपर हार्ट को दे पाता था। अब ये कोलेस्ट्रॉल इतना हो गया, ब्लड कितनी जगह में जाएगा? थोड़ी सी जगह में। और इन ब्लड वेसल्स का साइज भी बड़ा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड पहुंचना चाहिए हार्ट तक वो नहीं पहुंच पाता है, उस वजह से भी हार्ट से रिलेटेड समस्याएं आती है, उसी को आप हार्ट अटैक बोलते हो। इसलिए जो हार्ट से रिलेटेड समस्या होती है डॉक्टर उनको पहले ही मना कर देते हैं, घी नहीं खाना, ऑयल यूज नहीं करना, ज़्यादा मसालेदार सब्जियां नहीं खाना, नमक का ज़्यादा यूज नहीं करना। ये कारण क्या है? नमक ज़्यादा यूज करते हैं, नमक में होता है सोडियम, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो आपको पता है और हार्ट के ऊपर अफेक्ट करेगा। रुकता कैसे? तो बताया ना कारण यार, अभी रामायण गाई है ना पूरी पूरी। पहला पॉइंट कैसे समझा नहीं? तो कारण बता दिया ना, एक तो कोलेस्ट्रॉल कारण है और क्या कारण, और कोई बताया क्या मैंने? मुझे आइडिया नहीं। क्वेश्चन पूछो तो कम से कम उस क्वेश्चन को प्रॉपर लिख तो लिया करो कि ये क्वेश्चन पूछना है। 1 मिनट क्लास के बाद थोड़ा सा, अभी मैं बताऊंगा और 10 मिनट लग जाएंगे, है ना। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा देखते नहीं लोग, समझो इस चीज़ को। अब देखते हैं 4th नंबर पे क्या होता है। एयर फ्लो थ्रू दी लंग्स इनेबल्स स्पीच। प्रॉपर तरीके से अगर एयर जाएगी ना तो आप प्रॉपर तरीके से बोल पाओगे। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आप स्पीच भी नहीं कर पाते हो, बोल भी नहीं पाते हो। तो लंग्स इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। लंग्स स्पीच के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बॉडी बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बॉडी टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपके लंग्स। प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकोगे तो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है, और बॉडी में जो भी बैक्टीरिया है, पार्टिकल्स है, उसके थ्रू भी क्या करता है, एयर के थ्रू भी बाहर निकालता है ना, डस्ट पार्टिकल्स। जैसे एक सर्दियों के दिनों में जुकाम लग जाता है, म्यूकस बलगम आता है कि नहीं आता बाहर है, तो कहते हैं ना लंग्स के अंदर बलगम जम गया है। सुना है कभी? क्यों नहीं सुना यार? बहुत ज्यादा। अगर मुझे एक और चीज बताओ, टीबी वाला पेशेंट ले लो आप। टीबी वाले पेशेंट में सबसे पहला अफेक्ट क्या होता है? तो यार दिमाग लगाओ ना फिर इसमें। टीबी में क्या होता है सबसे ज्यादा? बलगम ही तो बनता है, ठीक है। अब आ जाता है एल्विलोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी का रोल है सारा कुछ। ये जो लंग्स वर्क करता है ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये एल्विलोई क्या करते हैं, छोटे 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 आपके बबल्स की तरह एक स्ट्रक्चर में रहते हैं, और ये पूरी बॉडी में एयर देने का काम करते हैं। तो एल्विलोई आर माइक्रोस्कोपिक बैलेंस शेप्ड बैलून। मान लो आप कि भाई बैलून देखो छोटे छोटे, ठीक है ना, शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कह सकते हो आप, है ना। लास्ट के अंदर ये एल्विलोई होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सपेंड ड्यूरिंग इनहेलेशंस, टेकिंग इन ऑक्सीजन
ठीक है ना, ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी को दे देते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स को दे देते हैं ये लोग। श्रिंक ड्यूरिंग एक्सहेल एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब का क्या काम करते हैं ये, इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल क्या करवा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को करवा देते हैं। दिस टाइनी एयर सैक आर द साइट वेयर गैस एक्सचेंज बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड ब्लड टेक प्लेस। अब देखो इन्होंने एक ही चीज़ बताया कि भाई गैस एक्सचेंज के लिए जो मेनली फाइनल पार्ट होता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन सा होता है, एल्वियोलाई होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसके फंक्शन देख लें अपन एल्वियोलाई के क्या क्या करता है ये। इट इज़ द कंपोजिशन फ्रॉम वेयर ब्लड एंड लंग्स एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग इन एंड आउट। जब आप ब्रीथ कर रहे हो, श्वसन कर रहे हो, उस समय ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम इसी का है। द ऑक्सीजन ब्रीथ इन पासेस विया एल्वियोलाई एंड इनटू द ब्लड एंड मेडिएट्स टू टिश्यू ऑल थ्रू द बॉडी। अब देखिएगा बॉडी के जितने भी टिश्यू होते हैं, जितने भी सेल होते हैं, उनको ऑक्सीजन देने का, और जितने भी सेल आपकी बर्निंग होके एनर्जी लॉस होके जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है उसको लेने का काम सेम ही चीज़ है। वैसे लाइन का तो मतलब एक ही है। द कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू, अब दोनों का इसी में सेम लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके दे देता है और ये ऑक्सीजन को लेकर पूरी सेल को दे देता है। सेम ही चीज़ है ना। 3 क्वेश्चंस घुमा के लिखे हुए हैं। अब देखो एक छोटे छोटे सभी जितने भी पार्ट्स हैं ना रेस्पिरेटरी ट्रैक के, स्टार्टिंग आपके नोस्ट्रिल्स होके फाइनली एल्वियोलाई लंग्स तक आता है। इनके एक एक लाइन में इन्होंने बता दिया है कि भाई जो नोस्ट्रिल होता है इनटेक करता है एयर का, सबसे पहले एयर को इनटेक करने का इसी का काम है। नेजल चैम्बर का काम क्या है, 2 नेजल चैम्बर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है ना। तो विच लाइंड द हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर एयर फ्रॉम डस्ट एंड, जो भी कोई भी डर्टी पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकने का काम करता है ये। फेरिंग्स बोथ पाथवे होता है, दोनों का कॉमन पैसेज है एयर एंड फूड। लेरिंग्स क्या है, ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। एपिग्लोटिस का काम क्या है, फ्लैप लाइप स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है फूड के अंदर एयर को जाने से रोकना और एयर के अंदर फूड को जाने से रोकने का काम होता है। ट्रेकिया का काम क्या है, और एपिग्लोटिस का एक और काम क्या था, सर्टेन टाइप्स लैंग्वेज, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। ट्रेकिया देखिएगा, इट इज द लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिस कैविटी। अब देखिएगा ब्रोंकाई। अब जैसे ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया का अगला पार्ट्स ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से फिर हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड, ठीक है ना। तो ब्रोंकाई का क्या है कि द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स क्या करता है, ईच ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनर चैनल्स नॉन एज ब्रोंक्यूल्स। ये आपने देखी होगी ना, प्लांट की जड़ें देखिए, उसी टाइप से ब्रोंक्यूल्स होती है। कभी डायग्राम देखना। एल्वियोलाई देखते हैं अपन, द ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इन बैलून लाइक। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स ही होते हैं ना, ये फाइनली क्या होती है, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाती है, उसको आप क्या बोलते हो, एल्वियोलाई बोलते हो। और लंग्स क्या है जी, अभी पढ़ा था पूरा डिटेल में, क्या है, ह्यूमंस हैव पेयर ऑफ लंग्स विच आर सेक लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड बाय डबल लेड मेम्ब्रेन नॉन एज प्लूरा। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का देख लें अपन फंक्शन आराम से। अरे रुक जाओ, ये अभी कंप्लीट होने वाला है, फिर पी के आ जाना, फिर मैं फ्री कर दूंगा आप लोगों को आज। हाँ लेट हो जाऊंगा फिर मैं खुद की वीडियो बनाने मुझे, ठीक है। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स फंक्शन में क्या क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या करता है जी, ये स्पीक, बोलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्मेल, स्मेल के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हीट दैट द एयर मैच योर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन के लिए बॉडी में मॉइस्चराइजर होते हैं ना, उसको मेंटेन करता है। अब देखिएगा सर्दियों के दिनों में आपकी बॉडी इतनी ड्राई क्यों होती है और गर्मियों के दिनों में इतनी मॉइस्ट क्यों होती है, ठंडे इलाकों के अंदर ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, ऊंचाई पे जाते हो तब ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, दिमाग लगाओ कि भाई सर्दियों के दिनों में आपकी स्किन ड्राई क्यों होती है। स्किन ड्राई कब होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो सर्दियों में एयर के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, और जबकि
और एयर थोड़ी सूखी हो जाती है, मॉइस्ट की भी कमी होती है, ठीक है ना। तो मॉइस्चराइजर की जब कमी होगी तो आपकी स्किन ड्राई होगी। और गर्मियों के दिनों में एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट भी ज़्यादा होता है और प्लस मॉइस्चराइजर ह्यूमिडिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, उस वजह से आपके चेहरे पर मतलब क्या हो जाता है, मॉइस्चराइजर ज़्यादा आती है ना। तो सर्दियों के दिनों में जो क्रीम लगाते हो वो कोल्ड क्रीम, और गर्मियों के दिनों में अलग अलग क्रीम आती है कि नहीं आती है, लगाते नहीं हो। स्किन जब ड्राई होती है तब क्या लगाते हो? चलो थोड़ा सा रहा है, अभी मैं पानी बताता हूँ। इट सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ योर बॉडी। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये आपके क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है जितनी भी टोटल बॉडी की सेल्स होती है उनको। इट रिमूव गैस वेस्ट। अब देखो इसके साथ साथ में आपके गैस से रिलेटेड वेस्ट भी बनता है बॉडी के अंदर। यूरिया गैस बनती है कि नहीं बनती है, यूरिया केमिकल भी होता है, ठीक है। हैं तो हानिकारक होता है तभी तो बाहर निकल रहा है ना भाई, यूरिन के थ्रू यूरिया बाहर निकलता है ना, वेस्ट होता है। अगर हानिकारक नहीं होता तो क्यों निकलता है ना। आप जो पानी पी रहे हो, जो यूरिन के थ्रू बॉडी पास आउट, 1 लीटर पानी पिया तो 1 लीटर पानी थोड़ी निकलेगा, यूरिन 1 लीटर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। वो जो वेस्ट होता है, अब वेस्ट ये जनरेट कहाँ से हुआ, कहाँ से जनरेट हुआ ये वेस्ट? अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जनरेट हुई। कि आपके बॉडी की जो सेल है ना ये काम कर रही है अंदर, मशीन की तरह, ईंधन की तरह काम करेगी। जैसे मोटरसाइकिल होती है, पेट्रोल डलवाते हो तो वेस्ट क्या निकलता है, धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो धुआं कहाँ से निकला, कि जब आपके इंजन ने काम किया। तो आपकी बॉडी एक इंजन है, इंजन की तरह काम करेगी, तब जो वेस्ट निकलेगा वो बॉडी से बाहर जरूरी है ना। तो वो यूरिया है, फिक्स मटेरियल है, उसके थ्रू ये बॉडी से पास आउट हो जाते, पसीना होता है। अब देखना कभी पसीने में 1-1.5 घंटा काम करना और पसीने से बदबू आने लग जाती है। कारण क्या है, पसीने के साथ में भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ना। तो ये आपका एक ईंधन की, एक मशीन की तरह काम करता है, इंजन की तरह काम करता है। तो फाइनली वेस्ट मटेरियल तो बॉडी से बाहर आएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी कोई गैस वेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है, इंक्लूडिंग करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी व्हेन योर ड्राई आउट। इट सील्ड द एयरवे फ्रॉम इरिटेंट एंड हजार्डस सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो आपके लिए नुकसानदायक हो, नुकसान पहुंचा सके, उनको भी बाहर निकालने का काम करेगा। और कुछ ऐसे इरिटेट सब्सटेंस होते हैं उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है भाई। चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा रहा है, चलो इसको देखेंगे कल अपन। ओके।